हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और सेम इसी पैटर्न पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान्य निर्देश जो है वो पढ़ सकते हो कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है, कैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 2 खंड होंगे, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 14 रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको खंड अ में 40 जो है वस्तु पर प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। तो खंड अ जो दिया गया है उसमें आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर विकल्प चुनकर लिखने हैं। वर्तमान काल में कोई भी देश वैश्विक प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। भारत ने भी अनेक वैश्विक प्रभाव ग्रहण किए हैं, इनमें से कुछ शुभ हैं तो कुछ जो है क्या है, अशुभ हैं। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का एक कुप्रभाव है उपभोक्तावाद। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं आपको। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही क्वेश्चन आंसर होंगे। या आप क्या कर सकते हो कि आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि पढ़ते टाइम क्वेश्चन के आंसर आपको स्ट्राइक कर सकें। तो भारत पर वैश्विक प्रभाव कैसा है? तो कुछ शुभ है और कुछ अशुभ है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, तो क और ख दोनों हो जाएंगे। उपभोक्तावाद ने कैसी जीवन शैली विकसित की है? तो खाओ पियो मौज करो। भारतीय संस्कृति में किसको महत्व दिया गया है? भोग और त्याग में संतुलन बनाने को। उसमें देखिए नंबर 4 है, भारत में किसको अधिक सम्मान दिया जा रहा है? तो धन का त्याग करने वाले को अधिक सम्मान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाश्चात्य जगत पर किसका अधिक प्रभाव है? तो उपभोक्तावाद संस्कृति का जो है पाश्चात्य जगत पर अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोक्तावादी संस्कृति में कौन सी भावना दबती जा रही है? तो घ आंसर आ जाएगा। परोपकार की भावना, अहिंसा की भावना, त्याग की भावना, ये सभी जो है दबती जा रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इस नई संस्कृति ने मनुष्य को क्या बना दिया है? तो हिंसक, मशीन, स्वार्थी, ये सभी जो गुण हैं ये मनुष्य के जो है गुण हो चुके हैं, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 है, उपभोक्तावादी संस्कृति में सबसे अधिक दुर्गति किसकी हुई है? तो इसमें आ जाएगा आपका नारी की दुर्गति हुई है। उपभोक्ताओं को किसके लिए जागरूक बनाना जरूरी है? तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। उसके बाद गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो शीर्षक रहेगा उपभोक्तावादी संस्कृति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पद्यांश को पढ़ना है और सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर विकल्प चुनने हैं और 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। बिन बैसाखी अपनी शर्तों पर मैं बदमस्त चला, सब्ज बाग को दिखा दिखा दुनिया रह रहे मुस्काई, कंचन और कामनी ने भी अपनी छटा दिखाई, सतरंगे जग के सांचे में मैंने कभी डला। चिंगारी पर चलते चलते रुका झुका न पलछिन, गिरे हुए को राह उठाता गले लगाता अनुदिन। हलाहल पीते पीते ही मैं जीवन भर चला, कितने बड़े चढ़े द्रुत चलकर शैल शिखर श्रृंगों पर, कितने अपने लाश लिए फिरते अपने कंधों पर, सबकी अपनी अलग नियति है जीने की कला, आंधी से जूझा करना बाहर बस आता है मुझको, पीड़ाओं के संग संग जीना भाता है बस मुझको, मैं तटस्थ जो भी जग समझे कह ले बुरा भला। तो सतरंगी संसार कवि को मोहित न कर सका, क्योंकि उसको केवल किससे प्यार है? अपने सिद्धांतों से प्यार है। तो ग आंसर हो जाएगा। कवि को जीवन में क्या रास नहीं आया? तो कवि को जीवन के जो सुखमय क्षणों को भोगना, वो उसको रास नहीं आया। नेक्स्ट देखिए 3 है, कवि का विश्वास है कि हर एक का भाग्य अलग अलग होता है, इसलिए संसार में कोई जीवन में सुख भोगता है तो कोई दुख भोगता है। ग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि के अपने जीवन की विशेषता है। ख हो जाएगा, दुखियों के दुख दूर कर निराश्रितों का आश्रय देने वाला जीवन। कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची नहीं है? तो कनक, हेम, स्वर्ण ये सब पर्यायवाची हैं, तो रजत जो है वो पर्यायवाची नहीं है। सब्ज बाग कैसा शब्द है? सब्ज बाग एक विदेशी शब्द है। कवि क्या पीते पीते जीवन भर चलता रहा? हलाहल। शैल शिखर श्रृंगों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प वाले उत्तर चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, जनसंचार माध्यमों का संबंध किससे है? तो का आ जाएगा सार्वजनिक हितों से। सेकेंड है, गांव की पंचायत बैठक किस प्रकार का संचारण का उदाहरण है? तो अंतर्व्यक्तिक संचार।
नेक्स्ट है एनी फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो डच भाषा में एनी फ्रैंक की डायरी लिखी गई थी। शब्द, ध्वनि और दृश्य कहाँ तीनों इकट्ठे होते हैं? तो टीवी में। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का क्या लक्ष्य था? स्वाधीनता, कि देश जो है वो क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तक अंतराभागिक पुस्तक पर आधारित है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। काव्यांश दिया गया है, पढ़ना है अच्छे से, फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है। तो मुरली तऊ गोपाल लही भावती, सुनी रे सखी जदपि नंद लाला लही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हवा आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो वो ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास। गोपियां किससे ईर्ष्या करती हैं? कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। सुजान कनोड़े कौन है? तो ये कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। नार नवावती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी न की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गिरधर का अर्थ क्या है? गिरधर जो है किसको कहा जाता है? जो पत्थर को पर्वत को उठाने वाला है उसको गिरधर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सारा घर मक्खियों से क्या कर रहा था? बना रहा था। आंगन के अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसके कई पैबंद लगे हुए थे। ठीक है। पैबंद जो पैचेस होते हैं दोनों बढ़ गए। लड़के को कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह निश्चिंता के साथ सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दोपहर का भोजन। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति दयनीय है। थर्ड है, निम्नलिखित कथन कारण को पढ़कर सही विकल्प बताना है। तो इसमें ख हो जाएगा। कारण दोनों ही, कथन और कारण दोनों ही क्या है? गलत है। नौकरी से छटनी होना आत्मसम्मान की बात है, गलत है। विदेश में व्यापार करने से छटनी होती है, तो दोनों ही गलत है। आंसर ख हो जाएगा। पैबंद किस पर लगे हुए थे? तो पैबंद किस पर लगे थे? पैबंद लगे थे साड़ी पर। मुंशी जी किस विभाग में काम करते थे? तो मकान किराया नियंत्रण विभाग में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? आर्ट यानी कला का रूप। मकबूल के पिता वो क्या है? यथार्थवादी। और उसके बाद है मराठा योद्धा, तो आ जाएगा तलवार ढाल। और बेंद्रे की पेंटिंग मॉडर्न आर्ट। ठीक है। तो क जो है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेंद्रे द्वारा कैनवस पर बनाई गई पेंटिंग का क्या नाम था? तो बैग बॉन्ड जो है उनकी पेंटिंग का नाम था। मकबूल के लिए विंस्टर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस किसने मंगवाए? तो ये सब उसके पिता ने उसके लिए मंगवाए थे। दादा की मृत्यु के बाद हुसैन किस स्थान पर बैठकर रोता था? तो दादा के बिस्तर पर बैठकर रोता था। मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर कब बनवाया? तो 2 अक्टूबर को उन्होंने उनका पोर्ट्रेट बनवाया था। किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया? तो सिंहगढ़ की जो पोस्टर था फिल्म का, उसको देखकर उसको ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। मकबूल के कितने मित्र थे? मकबूल के 5 मित्र थे। उसके बाद अब हम खंड ब करेंगे जिसमें आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको 5 नंबर का एक विषय पर जो है दृश्य लेखन करना है। चांदनी रात का दृश्य लिखना है या रेलवे स्टेशन का दृश्य। तो ये तो आप जो है खुद से बहुत अच्छे से कर ही लोगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में आपको आवेदन पत्र लिखना है। हिंदुस्तान समाचार पत्र में पत्रकार पद के लिए मुख्य संपादक को अथवा बसों के रखरखाव पर होने वाले मासिक व्यय में जो है हुई अनियमितता की शिकायत करते हुए परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखना है। उसके बाद ख देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय की क्रिकेट टीम का सदस्य चुनने के लिए खेल शिक्षक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की कार्यसूची बतानी है, या स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विद्यार्थी कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, इसका कार्यवर्ग तैयार करना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपको लगभग 60 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, दूरदर्शन के कौन से उद्देश्य हैं? और दूसरा करेंगे, जनसंचार में फीडबैक क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, कृषि विकास करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए अवेयर करना, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो ये जो है क्या है? ये दूरदर्शन के जो लक्ष्य है वो है कि
किस लिए वो लाभकारी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमने किया, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जनसंचार में फीडबैक क्या होता है। तो जनसंचार में फीडबैक क्या है कि प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फीडबैक कहा जाता है। तो बच्चों आप इसके अलावा भी जो अप्रोप्रिएट आंसर हो वो लिख सकते हो। ये जस्ट केवल हिंट है कि कुछ इस तरह के बुलेट पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इनमें भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। संध्या के बाद कविता के आधार पर लिखना है। सेकंड, शाम होने पर कौन कौन घर लौट पड़ते हैं। और थर्ड देखेंगे, कृष्णों के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। के समय जो है प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सूर्य की किरणें वृक्ष के पत्तों पर पड़ने से उनका रंग जो है वो तांबई, और झरनों से बहने वाले जल का वर्ण जो है वो कैसा हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है। ठीक है, और किनारों की रेत में धूप छां बनती है, और सूर्य डूबने से प्रकृति का परिवेश जो है वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संध्या के शाम होने पर कौन घर लौट पड़ता है। तो शाम होने पर संध्या के समय जो गायें हैं वो घर लौटती हैं। मेहनत के बाद थके किसान घर लौटते हैं। व्यापारी जो है वो नाव द्वारा घर लौटते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि कृष्ण के अधरों की तुलना वो जो है सेज से क्यों की गई है। तो कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। गोपियों द्वारा मुरली को क्या कहा गया है, सौतन कहा गया है। और सौत और अधर को जो है क्या है, अधर को सेज मानना। कृष्ण के अधर सेज के समान कोमल हैं, और मुरली का श्री कृष्ण के होठों रूपी सेज पर टिके रहना, ठीक है, आदि। तो ये बुलेट पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो शंख घंट बजते मंदिर में, तो ये कंप्लीट आपको काव्यांश दिया गया है जिसकी आपको व्याख्या करनी है, अथवा उसमें से और इसमें से आपको जो है चॉइस दी गई है। तो ये आप अच्छे से कर ही लेंगे बेटा, आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें दिव्यांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। गूंगे पाठ को केंद्र में रखकर आपको ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी ने अपने किस पुत्र के लिए रामचंद्र से झूठ बोला और क्यों। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। चारित्रिक विशेषताएं क्या है, तो हामिद एक तर्कशील बालक है, तर्कों से साथियों को पराजित कर देता है। बालक बहुत समझदार है, व्यर्थ की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदता। आत्म नियंत्रण है, दादी के प्रति अत्यंत जो है वो क्या है, संवेदनशील है। तभी मेले से क्या लेकर आता है, दादी के लिए चिमटा जो है वो लेकर आता है। तो जो ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, हम सभी में कोई ना कोई कमी जो है वो अवश्य होती है। ठीक है, आप हाँ, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, और विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करते रहना चाहिए। विषम परिस्थितियों में हमें उनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, और उनके प्रति दया नहीं प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो है वो हमें उनके साथ करना चाहिए। मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हम स्वयं जो है कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। सिद्धेश्वरी ने अपने किस पुत्र के लिए रामचंद्र से झूठ बोला और क्यों, क्या बोला। तो सिद्धेश्वरी ने अपने पुत्र मोहन के बारे में रामचंद्र से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मोहन वास्तव में पढ़ाई के स्थान पर आवारागर्दी कर रहा था, और वह उसके पढ़ाई के प्रति जो है असजीव था। और सिद्धेश्वरी ने इस सच्चाई को रामचंद्र से नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसकी बातों से मोहन का कठिनाई में आने का खतरा था। इसकी बजाय वह झूठ बोलकर घर की शांति बनाए रखना चाहती थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, गद्यांश दिया गया है किसी की जो है, इसकी आपकी क्या करनी है, सह प्रसंग जो है व्याख्या करनी है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद या तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, या फिर अथवा में दिया गया है इस वाले की करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। तो मकबूल का अपने दादा से विशेष लगाव रहा स्पष्ट करना है। दादा से विशेष लगाव था, जिसका प्रमाण इस घटना से मिलता है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई थी तो वह
अपने कमरे में ही बंद रहने लगा और अपने दादाजी के बिस्तर पर उनकी भूरी अचकन ओढ़कर इस प्रकार सोता था जैसे कि वह अपने दादा से लिपट कर सोया हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पाठ में बड़ौदा शहर की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है उन्हें आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो बड़ौदा शहर की विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइंस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार दौलतें बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। छात्रावास मदरसा हुसामिया, सिंह बाई माता रोड, गैडी गेट। तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल है। गुजरात के मशहूर अरकेती हाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयबजी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी रहे, इसलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा है। तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं बेटा, आपको इनको अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और तब आपको अपना आंसर लिखना है। तो आई होप आपको सारा कंप्लीट जो पेपर है वो क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पेपर ऐसा ही आपका आने वाला है इसी पैटर्न के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।